करना। सिंपल एग्जांपल, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहती है कि इस वक्त पैसा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जाए, लोग बोरो करें, अपने घर बनाएं, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो बोरो करे, कंस्ट्रक्शन पे इन्वेस्ट करे। तो सेंट्रल बैंक ने और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो कंस्ट्रक्शन के लिए इंटरेस्ट रेट जो है वो आप कह लें कि डिस्काउंट रेट से भी नीचे सेट कर दिया। हालांकि आप आम कमर्शियल बैंक से बोरो करें तो 15% से कम आपको किसी पर्पज के लिए लोन नहीं मिलता, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और सेंट्रल बैंक ने कंस्ट्रक्शन के लिए 5 या 7% सेट कर दिया, तो ये तो बिल्कुल हाफ से भी नीचे है। तो इस तरह का अब इससे होगा क्या, क्रेडिट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्रेडिट मैकेनिज्म जो है बाकी फील्ड्स में पहले ही जा रहा है, इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट में जाता है, लेकिन अब जो क्रेडिट है वो कर्जे जो है वो कंस्ट्रक्शन की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। देन ये आप कह लेंगे 4-5 मेजर हमारे पास टारगेट हैं। पहले 4 तो वही हैं जो हमने मैक्रो में, फिस्कल में और यहाँ पे डिस्कस किए। एक हमने क्रेडिट कंट्रोल का यहाँ पे एडिशनल कर दिया जो प्योरली मॉनेटरी पॉलिसी का है। ओके जी, देन नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक है आप कह लें एक तरह से 5 नंबर का, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखें यहां तक हम मॉनेटरी पॉलिसी भी कंप्लीट अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि अगर एक्सपेंशनरी पॉलिसी होगी तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, जीडीपी बढ़ेगी लेकिन इन्फ्लेशन होगी। अगर कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी लेकिन जीडीपी भी उसके साथ कम होगी। यानी हम जो भी मॉनेटरी पॉलिसी बना रहे हैं उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है और एक इकोनॉमी को नेगेटिव इम्पैक्ट फेस करना पड़ रहा है। तो इस बात को हम यहाँ 3-4 नंबर में पहले हाईलाइट करेंगे कि मेन कॉन्फ्लिक्ट्स या प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद फिर हम इसका सॉल्यूशन सजेस्ट करेंगे कि किस तरह से मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी का कॉम्बिनेशन यूज किया जा सकता है टू कंट्रोल द नेगेटिव इफेक्ट। यानी सिर्फ पॉजिटिव इफेक्ट जो है हम अडॉप्ट करें, वो गेट करें, नेगेटिव इफेक्ट को मिनिमाइज कर दिया जाए। ओके जी, पहले कॉन्फ्लिक्ट समझे। 3 मेन प्रॉब्लम्स हैं, प्राइस स्टेबिलिटी वर्सेस फुल एम्प्लॉयमेंट। यानी अगर आप प्राइसेस को स्टेबल रखना चाहते हैं, या आप दूसरे लफ्जों में कह लें कि अगर आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, लो इन्फ्लेशन रखना चाहते हैं, तो फिर फुल एम्प्लॉयमेंट का टारगेट अचीव नहीं हो सकता। या इन अदर वर्ड आप ये कह लें कि अगर आप लेसर प्राइस लेवल या इन्फ्लेशन के रेट को कम करना चाहते हैं तो साफ जाहिर है आप कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी बनाएंगे, और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी का नतीजा फिर हमें पता है जीडीपी लेवल, ग्रोथ रेट भी स्लो डाउन हो जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाएगी। पहला प्रॉब्लम, या आप प्राइसेस को स्टेबल कर लें, इन्फ्लेशन को रिड्यूस कर लें, या फिर आप फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव कर लें। यही बात फ्लिप्स में भी एक्सप्लेन की। ओके, दूसरा कॉन्फ्लिक्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। अब देखें, अगर हम एक्सपेंशनरी पॉलिसी यूज करते हैं, पाकिस्तानी रुपये की सप्लाई मार्केट में इंक्रीज करते हैं, वेल एंड गुड, मनी सप्लाई बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, कंट्री में पैसा इन्वेस्ट होगा, जीडीपी लेवल बढ़ जाएगा, यानी हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ का टारगेट जो है ये तो अचीव हो जाएगा। लेकिन जैसे ही पाकिस्तानी रुपये की सप्लाई बढ़ेगी, उसका नेगेटिव इंपैक्ट दूसरी तरफ क्या आ रहा है, पाकिस्तान का एक्सचेंज रेट डाउन जाना शुरू हो जाएगा। आज डॉलर 167 का, 167 का है, कल 168 का हो जाएगा, 169, 170, 171, 2, 3। आप जितना पाकिस्तानी रुपये की सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ाते जा रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ तो अचीव हो रही है, लेकिन एक्सचेंज रेट आपका कंट्रोल नहीं हो पा रहा, आपकी करेंसी डी वैल्यू होती जा रही है, लोअर आती जा रही है। दूसरा प्रॉब्लम। फिर तीसरा कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम, इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस क्रेडिट कंट्रोल। अगेन, अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ को फॉलो करते हैं तो क्रेडिट पे कर्जों का निजाम आपके कंट्रोल से निकल जाएगा, क्योंकि एक्सपेंशनरी पॉलिसी का मतलब है बेतहाशा क्रेडिट आप इकोनॉमी को देंगे, वही क्रेडिट कंज्यूम होगा, स्पेंड होगा, इन्वेस्ट होगा। और अगर आप क्रेडिट कंट्रोल करते हैं कि कर्जों के निजाम को स्लो डाउन करते हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है। तो ये हमारे पास 3 मेन कॉन्फ्लिक्ट हैं। ये आप समझ लें कि तीनों बातें इकोनॉमिक ग्रोथ के अगेंस्ट हैं, कि जब भी हम एक्सपेंशनरी पॉलिसी यूज करें तो या हमें जो है वो कह लें प्राइसेस की इंस्टेबिलिटी कबूल करनी पड़ेगी, इन्फ्लेशन एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, या फिर हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो डिस्टेबलाइज होगा, और ये काम एट ए टाइम दोनों भी हो सकते हैं, और क्रेडिट कंट्रोल भी जो है वो सेंट्रल बैंक के हाथों से निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। वो कौन से सिनारियोज हैं जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी वर्क नहीं करेगी। देखें, एक सिनारियो इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट तो हमने लिक्विडिटी ट्रैप की शक्ल में भी डिस्कस किया हुआ है, वहां पे अलग से पूरा टॉपिक है, यहाँ पे वो 1 नंबर का पॉइंट है, 3-4 लाइनों में हम एक्सप्लेन कर देंगे कि लिक्विडिटी ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप जितना मर्जी पैसा सेंट्रल बैंक इंजेक्ट करे कमर्शियल बैंक्स में, वो सारे का सारा पैसा होल्ड हो जाएगा, वो इन्वेस्टमेंट में या बॉन्ड्स में नहीं जाएगा। मॉनेटरी
पॉलिसी इनइफेक्टिव हो जाएगी। तो उसके अलावा भी कुछ सिचुएशंस हैं कि अगर किसी इकोनॉमी में ये सिचुएशंस एग्जिस्ट करती हैं तो सेंट्रल बैंक ना एक्सपेंशन कर सकेगा मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए कि मनी सप्लाई बढ़ाएं जी जीडीपी बढ़ना शुरू हो जाए, नहीं होगी। और मनी सप्लाई कम करें जी इन्फ्लेशन कम करने के लिए, वो भी नहीं हो सकेगा। तो व्हाट आर द लिमिटेशंस या इन विच सिचुएशंस मॉनेटरी पॉलिसी कैन नॉट वर्क? Although monetary policy is very useful tool for central bank to improve economic indicators, ये तीन चार इंडिकेटर अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन और बैलेंस ऑफ पेमेंट। However, due to some limitations, effectiveness of monetary policy may reduce. अब कुछ प्रॉब्लम्स या लिमिटेशंस की वजह से मॉनेटरी पॉलिसी बाज़ औक़ात उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देती जितना टारगेट रखा जाता है। क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? सबसे पहले है एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मॉनेटरी सेक्टर। In developing or less developed countries, many people do not use money for transaction and also do not use banking sector for this purpose, which reduces the effectiveness of monetary policy. देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे मेन इफेक्टिव वे सेंट्रल बैंक का कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल करना और कमर्शियल बैंक्स का फिर आगे पब्लिक को कर्जे देना। लेकिन जितना कम तरक्की याफ्ता मुल्क होगा उस मुल्क में बैंकिंग निजाम को उतना ही कम यूज किया जाता है। मतलब आप पाकिस्तान के छोटे देहात में चले जाएं तो वहां पर इवन पैसा भी यूज नहीं होता, बार्टर सिस्टम पे ट्रांजैक्शन हो रही है। ओके, एक तो वो पूरा सिस्टम है। चले वो छोटे देहात हैं, फिर आप बड़े टाउन्स में शहरों में आ जाएं तो शहरों में भी आपको बहुत सी ट्रांजैक्शन ऐसी नजर आएंगी कि अरबों करोड़ों रुपए का कारोबार बैंक के बगैर हो रहा है। ये फैसलाबाद की बहुत बड़ी एग्जांपल है। 8 बाजार हैं, इनमें से आप कह लें अगर रोजाना 10 अरब का बिजनेस होता है तो उसमें से शायद 8 अरब का बिजनेस आउटसाइड दी बैंक होता है। इवन लोगों ने आउटसाइड दी बैंक पर्ची सिस्टम और पता नहीं क्या क्या सेटअप चलाया हुआ है। अब सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाए या कम करे, लोग कमर्शियल बैंक का निजाम ही यूज नहीं कर रहे। मैं बैंक जाता ही नहीं हूं कर्जा लेने के लिए, मैं पब्लिक में से ही किसी शख्स से कर्जा ले लेता हूं, वहीं से पे कर देता हूं, वहीं रिसीव कर लेता हूं। तो टेक्निकली फिर बैंक का निजाम तो मुझ पर इफेक्ट नहीं करेगा, सेंट्रल बैंक के इंटरेस्ट रेट ने क्या इफेक्ट करना है। तो जितना नॉन मॉनेटरी सेक्टर इकोनॉमी में ज्यादा एग्जिस्ट करता है उतना ही मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव होने के चांसेस हैं। देन फिर इसके पैरेलल है एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फिर कुछ प्रॉपर इदारे हैं। देखिए, बुनियादी तौर पे कर्जों का सारा निजाम बैंक्स के जरिए चल रहा होता है, लेकिन अगर इसी तरह की क्रेडिट फैसिलिटीज बैंक से बाहर आ जाएं, जैसे हमने कहा ये इजी पैसा, जैज कैश, फिर उसके अलावा ये आपके म्यूचुअल फंड्स आ गए, उसके अलावा लोकल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आ गए, फिर ये आपके लिए इंस्टॉलमेंट्स पे बेचने वाले रिटेलर्स हैं, एलईडी, टीवी, फ्रिज, गाड़ी, मोबाइल, मोटरसाइकिल, वटएवर। आप तो शॉप्स कॉमन हो गई हैं पूरे शहर में, हजारों दुकानें हैं जिनसे आप इंस्टॉलमेंट पे परचेज कर सकते हैं। अब उसका नतीजा क्या निकलेगा कि अगेन ये सारे जो हैं इंस्टॉलमेंट्स पे प्रोडक्ट बेचने वाले, प्राइवेटली क्रेडिट मैकेनिज्म यूज करने वाले ये इंस्टीट्यूट्स जो हैं, ये तो सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में नहीं आते। सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा करेगा तो इन पे तो कोई इफेक्ट नहीं है। तो अगेन ये दो बातें आप कह लें किसी हद तक मिलती जुलती हैं, लेकिन सेपरेट इसलिए हैं कि नॉन मॉनेटरी सेक्टर का मतलब है कि हमारी पब्लिक ही बैंक्स को और करेंसी नोट्स को कम यूज कर रही है। फिर नॉन बैंकिंग सिस्टम का मतलब है कि करेंसी नोट्स तो यूज हो रहे हैं, लेकिन वो बैंक से बाहर ऐसे छोटे छोटे इदारे काम कर रहे हैं, रिटेलर हैं, क्रेडिटर्स हैं, कि जो बैंकारी निजाम की ही फैसिलिटीज बैंक से बाहर प्रोवाइड कर रहे हैं। अगेन उसका नतीजा फिर मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव हो जाएगी। देन हाई लिक्विडिटी इन फाइनेंशियल मार्केट्स, ये आमतौर पे अगेन हम जिस तरह कहते हैं, ये आमतौर पे लिक्विडिटी ट्रैप में ये सिचुएशन होती है। उसके अलावा भी हो सकती है कि अगर पब्लिक कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी और कारोबारी लोग जो हैं उनके पास कैश होल्डिंग काफी ज्यादा है, यानी हर फर्म ने लिक्विड कैश जो है वो अपने पास रखा हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में सेंट्रल बैंक जिस तरह की मर्जी वो एक्सपेंशन करे या कॉन्ट्रैक्शन करे, कैश तो पब्लिक के पास पड़ा हुआ है। सेंट्रल बैंक कॉन्ट्रैक्शन करना चाहेगा, कैश पब्लिक के पास है, वो तो स्पेंड करेंगे, आपने उनसे तो ले ही नहीं सके। तो इसलिए जितना फाइनेंशियल मार्केट्स में लिक्विडिटी ज्यादा है, यानी पैसा बैंक्स में जाने की बजाय डायरेक्ट फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है, स्पेंड हो रहा है, सेलिंग परचेजिंग हो रही है, उतना ही मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव होगी। देन चौथा पॉइंट हमारे पास है टाइम लैग। ये तो कॉमन पॉइंट है, फिस्कल पॉलिसी का भी प्रॉब्लम है, मॉनेटरी का भी, कि फिस्कल पॉलिसी का इफेक्ट डिले के साथ आता है। फिस्कल पॉलिसी का तो डिले बहुत ज्यादा है, फिस्कल पॉलिसी का डिले 6 महीने से 1 साल का भी हो सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी का डिले आमतौर पे उससे कम है, लेकिन स्टिल आज सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगा तो उसका प्रॉपर इंपैक्ट 1 या 2 महीने के बाद आएगा।
क्योंकि अगले महीने के बोरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स तो हो चुके होंगे, बैंक से लोग कर्जे ले चुके हैं अगले 1 महीने के, 2 महीने के, 3 महीने के शॉर्ट टर्म लोन्स। अब जो आज मॉनेटरी पॉलिसी बनी है वो उससे अगले महीने या उससे अगले महीने जो लोन लिए जाएंगे उनके लिए इफेक्टिव होगी। तो इसमें थोड़ा सा टाइम डिले 1-2 महीने का, 3 महीने का आ सकता है। फिस्कल पॉलिसी में ज्यादा डिले होता है, कहीं एमसीक्यूज की सेंस में आ जाए तो फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी में से किस में ज्यादा डिले है, तो फिस्कल पॉलिसी में ज्यादा है, मॉनेटरी में कंपैरेटिवली कम है। देन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, ये एक प्रॉब्लम है, इसको हमने ग्राफिकली भी एक्सप्लेन करना है। यानी एक सेकंड के लिए आप ऐसा समझें, देखें मॉनेटरी पॉलिसी कौन बना रहा है, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, ऑटोनोमस बॉडी है, उनके डायरेक्टर्स, उनके इकोनॉमिस्ट बैठते हैं, वो इकोनॉमिक सिचुएशन को स्टडी करते हैं, वो उसके मुताबिक फैसला करते हैं। फिस्कल पॉलिसी कौन बना रहा है, कंट्री का पार्लियामेंट, एमएनएस बैठते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर बैठता है, प्राइम मिनिस्टर बैठता है, वो डिसीजन करते हैं हमने इस साल कितना पैसा डिफेंस पे लगाना है, कितने कर्जे देने हैं, कितना डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे लगाना है, कितना रूटीन एक्सपेंडिचर, फला फला। यानी मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक में बन रही है, फिस्कल पॉलिसी पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर और उसकी टीम बना रही है। अब देखें रिजल्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल बैंक के लोग, इकोनॉमिस्ट और डायरेक्टर्स ये समझते हैं कि इस वक्त कंट्री में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, हमें कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत है, हम इंटरेस्ट रेट 4% बढ़ा देते हैं, 2% बढ़ा देते हैं, ताकि कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी हो, पैसा इकोनॉमी में कम जाए, उसकी वजह से डिमांड कम होगी, डिमांड कम होने से एग्रीगेट डिमांड से प्राइस लेवल डाउन आ जाएगा। सेंट्रल बैंक ने इकोनॉमिक स्टडी की, इन्फ्लेशन का रेट चेक किया, पॉलिसी बना ली, हमने ये करना है, कॉन्ट्रैक्शन करनी है। दूसरी तरफ पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री जो है वो प्लान कर रहा है जी कि हमारा अगले साल जी इलेक्शन है, फॉर एग्जांपल हमने तो इस साल डेवलपमेंट पे बहुत पैसा लगाना है ताकि लोगों से वोट ले सके, सड़कें बनाओ, ये करो वो करो, सारा पैसा डेवलपमेंट पे लगा दो। अब उससे क्या है, जो पार्लियामेंट की फिस्कल पॉलिसी है वो एग्रीगेट डिमांड बढ़ा रही है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है, जी की वैल्यू बढ़ रही है, जी इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। सेंट्रल बैंक एग्रीगेट डिमांड कम करने के लिए जोर लगा रहा है, वो पॉलिसी मेकिंग कर रहा है, पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री जो है वो एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने की कोशिश कर रही है। नेट रिजल्ट तो फायदा ही कोई नहीं होगा, जितनी इन्फ्लेशन इधर से कम होगी उतनी उधर से ऊपर। सेंट्रल बैंक की भी पॉलिसी बनती जा रही है, आपने इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दिया, इकोनॉमी भी क्राइसिस में आ गई, कर्जे भी महंगे मिल रहे हैं, इन्फ्लेशन फिर भी कम नहीं हो रही, क्यों, एग्रीगेट डिमांड तो पुश होती जा रही है। तो इस तरह का प्रॉब्लम भी आ सकता है, इसको अभी हम ग्राफिकली करते हैं। ये पॉइंट जो है इसका 5 नंबर का अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है कि अगर कोऑर्डिनेशन ना हो दोनों पॉलिसीज में तो क्या हालात होंगे, और अगर कोऑर्डिनेशन हो तो क्या हालात होंगे। ये सेपरेट क्वेश्चन भी 6-8 नंबर का आ जाता है। और लास्ट पॉइंट फिर लिमिटेशन में वेरी लो इंटरेस्ट रेट, या इसके लिए फिर हमने वर्ड यूज किया था लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप में आपको पता है कि इकोनॉमी पे बहुत लो इंटरेस्ट रेट आ जाता है, फर्दर इंटरेस्ट रेट कम होने के चांस नहीं है। इंटरेस्ट रेट पहले ही आप समझ लें 1% पे पहुंच गया है, या आप पहले 0.5% है, तो 0.5% से नीचे इंटरेस्ट रेट ने किधर जाना है। तो ऐसी सिचुएशन में भी हमने ये लिक्विडिटी ट्रैप में भी कहा था कि अब सेंट्रल बैंक जितनी मर्जी पैसा इंजेक्ट कर दे कमर्शियल बैंक्स में, वो पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि उसको बोरो करने को कोई तैयार नहीं है, इन्वेस्टर अपनी जगह प्रॉब्लम में है, बॉन्ड्स में पैसा वैसे इन्वेस्ट नहीं हो रहा, बॉन्ड अपनी पीक प्राइस पे पहुंच गया है क्योंकि इंटरेस्ट रेट 0 पे पहुंच चुका है। तो दैट इज द सिचुएशन, वेरी लो इंटरेस्ट रेट या लिक्विडिटी ट्रैप में भी मॉनेटरी पॉलिसी वर्क नहीं करती। तो ये 6 लिमिटेशंस हैं, कम से कम ये 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन है। व्हाट आर द मेन लिमिटेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, पास्ट पेपर में 2 दफा आया भी हुआ है पिछले 5-6 अटेम्प्ट्स में। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्यों इनइफेक्टिव होती है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है। ओके जी, अब ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो अभी हम हाईलाइट कर रहे थे कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी जो कि सेंट्रल बैंक बना रहा है, फिस्कल पॉलिसी जो कि पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री, प्राइम मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री बना रहा है, अगर ये दोनों पॉलिसीज कोऑर्डिनेशन से ना बनाई जाएं तो नताइज कैसे होंगे, और अगर ये कोऑर्डिनेशन से दोनों आपस में राब्ता करके हमारा टारगेट क्या है, आप कैसी पॉलिसी बनाएं, हमारा टारगेट भी अचीव हो जाए, आपका भी हो जाए, तो उसके रिजल्ट्स क्या होंगे। यानी वो आपको ये भी कह सकते हैं कि आप दोनों का कॉन्फ्लिक्ट्स ग्राफिकली शो कर दें, नुकसान क्या होगा। वो ये भी कह सकते हैं कि दोनों कोऑर्डिनेशन में बने तो क्या होगा। ओके जी, नॉन कोऑर्डिनेशन पे सिचुएशन क्या होगी। इनिशियली शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, करंट प्राइस लेवल P1 है, Y1 आउटपुट लेवल है, फुल एम्प्लॉयमेंट से पीछे हमारी इकोनॉमी इस वक्त मौजूद है। ओके, वेल एंड गुड। यानी जिस तरह अब करंट सिचुएशन है, लेट अज्यूम ये हमारा 6% का गैप है अनएम्प्लॉयमेंट का, ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। अगर ये 6% लोग एम्प्लॉयड हो जाएं तो हमारा आउटपुट YF पे आ जाएगा, फिलहाल हमारा आउटपुट Y1 पे। ओके,
इस सिचुएशन में अब देखें, सिंपली हम कहते हैं जी, फॉर एग्जांपल सेंट्रल बैंक कहता है जी इन्फ्लेशन तो इस वक्त है जी मुल्क में 15%, जस्ट एन एग्जांपल कि जी करंटली इन्फ्लेशन रेट 15% पे पहुंच गया है। ये तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, लोगों की बाइंग पावर खत्म होती जा रही है, जो सिचुएशन है कंजम्पशन फॉल कर जाएगी, एग्रीगेट डिमांड गिर जाएगी, या आप कह लें कि इकोनॉमी में क्राइसिस आ सकता है, ये इन्फ्लेशन रेट सस्टेनेबल नहीं है, हम इसको अवॉइड करना चाहते हैं। ओके, सेंट्रल बैंक क्या करेगा जी, सेंट्रल बैंक फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या होगा, इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी, पैसा इकोनॉमी से निकलना शुरू हो जाएगा, लोग कर्जे भी कम लेंगे, जो पैसा इकोनॉमी में था वो भी बैंक्स में आना शुरू हो जाएगा। अब पैसे का इकोनॉमी से निकलने की वजह से एग्रीगेट डिमांड फॉल कर जाएगी। ओके, एग्रीगेट डिमांड फॉल करने की वजह से हम लोअर एग्रीगेट डिमांड पे प्राइस लेवल फॉल कर गया, यानी कि पहले इकोनॉमी में 15% इन्फ्लेशन थी, सेंट्रल बैंक कामयाब हो गया इन्फ्लेशन 10% पे लाने में। सेंट्रल बैंक ने कॉन्ट्रैक्शन की और इन्फ्लेशन जो है वो 10% पे आ गई। और लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ जी, आउटपुट लेवल जीडीपी साफ जाहिर है, हमने अभी कहा जी उसका नुकसान होगा। ओके, एक तो ये प्रॉब्लम हो गया। दूसरी तरफ पार्लियामेंट है कंट्री का, अगेन हमने कहा प्राइम मिनिस्टर है, उसकी टीम है, पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री जो है वो प्लान कर लेती है जी अगले साल तो हमने इलेक्शन में जाना है, या इस साल हम पे प्रेशर बहुत है कि जी कोरोना का क्राइसिस आ गया, लोगों की आमदनियां खत्म हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई है, गवर्नमेंट क्या कर रही है। अब गवर्नमेंट मजबूर है कि गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसी में ऐसी टेक्निक्स और ऐसा प्रोसीजर यूज करे कि उससे एग्रीगेट डिमांड बढ़े। एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो इकोनॉमी में नेशनल इनकम लेवल बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करने के लिए पॉलिसी बनाती है, रिजल्ट क्या निकलता है, हम वापस उसी लेवल पे पहुंच जाएंगे, इन्फ्लेशन दोबारा 15% हो गई है, आउटपुट लेवल रिस्टोर हो गया है। अब देखिए, आप इसको ऐसे समझ लें कि सेंट्रल बैंक ने भी अपने रिसोर्सेज यूज किए, इंटरेस्ट रेट भी इकोनॉमी में बढ़ चुका है, इंटरेस्ट रेट पहले शायद 6% हो, अब सेंट्रल बैंक ने 10% पे किया हुआ है, और हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन अब भी 15% है। तो हमें क्या फायदा हुआ इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा बढ़ा देने का, इंटरेस्ट रेट तो उल्टा कंजम्पशन को फॉल कर रहा है, इन्वेस्टमेंट को स्टॉप कर दिया उसने, महंगे कर्जे कोई नहीं ले रहा, इकोनॉमी में क्राइसिस आना शुरू हो गया है। तो अगर नॉन कोऑर्डिनेशन पे पॉलिसी बनेगी तो बाज़ औक़ात इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होगी। ओके, अब हम कोऑर्डिनेटेड सिचुएशन देखते हैं कि अगर दोनों आपस में कोऑर्डिनेट कर लेते हैं कि सेंट्रल बैंक का कंसर्न इस वक्त क्या है, वो इकोनॉमी में किस किस्म का चेंज चाहते हैं, और फेडरल गवर्नमेंट का क्या है, वो किस किस्म का चेंज और टारगेट्स उनके क्या है, तो किस तरह किया जा सकता है। अगेन स्टार्टिंग पॉइंट, लेट अज्यूम, अब हम रिवर्स एग्जांपल कर रहे हैं, लेट अज्यूम सेंट्रल बैंक कहता है जी इकोनॉमी तो क्राइसिस में आई पड़ी है, कोरोना की वजह से 6 माह से काम बंद है, लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, बड़े बड़े बुरे मुआशी हालात हैं, बेरोजगारी 8% पे पहुंच गई है, 9 या 10% पे, तो एम्प्लॉयमेंट बेहतर करनी है, इन्वेस्टमेंट क्रिएट करनी है, जीडीपी को बेहतर करना है, हमारा इकोनॉमी 5 महीने से बंद पड़ी है। बिल्कुल ठीक है, सेंट्रल बैंक की करंट ऑब्जर्वेशन ओके है। अब सेंट्रल बैंक जो है वो क्या करता है, एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना चाहता है। अगेन इजी वे, सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को कम कर देता है, और इन रियलिटी सेंट्रल बैंक ने यही किया, 13.25% से इंटरेस्ट रेट को फौरी तौर पे जो है वो कहां पे ले आए, 7% पे। ओके, सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट कम करने की वजह से बोरिंग होगी, पब्लिक पैसा बोरो करेगी, कुछ उसमें से कंजम्पशन में जाएगा, कुछ इन्वेस्टमेंट में जाएगा, सी और आई दोनों इंक्रीज होंगे और एग्रीगेट डिमांड ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। ओके, वेल एंड गुड, एग्रीगेट डिमांड ऊपर शिफ्ट हो गई। अब हमें नजर यहां पे क्या आ रहा है, सेंट्रल बैंक का टारगेट था कि जीडीपी ग्रो करनी चाहिए, आउटपुट लेवल बढ़ना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट बेहतर होनी चाहिए। सेंट्रल बैंक ने अपना टारगेट अचीव कर लिया, आउटपुट लेवल, एम्प्लॉयमेंट लेवल Y1 से Y2 पे आ गया। लेकिन हमें एक नुकसान भी नजर आ रहा है कि प्राइस लेवल भी बढ़ गया है सेंट्रल बैंक की इस पॉलिसी की वजह से, और मैंने आपको हाईलाइट भी किया था कि जो पिछले 4 महीने में प्राइस लेवल डाउन जा रहा था, अब इस महीने से, जुलाई से शुरू हो चुका था और अगस्त में आपको अक्सर चीजों की प्राइसेस नजर भी आ रही होंगी, दोबारा बढ़नी शुरू हो गई हैं। तो क्यों बढ़ रही है, प्राइस लेवल बढ़ गया है सेंट्रल बैंक की पॉलिसी की वजह से, ये अब नेगेटिव इंपैक्ट है। अब इसको सेंट्रल बैंक की पॉलिसी ने अपना टारगेट तो अचीव कर लिया, जीडीपी बेहतर कर ली, लेकिन ये जो उसका नेगेटिव रिजल्ट है, P1 से P2 पे इन्फ्लेशन चली गई है, प्राइस लेवल बढ़ गया है, महंगाई हो रही है, इसको काउंटर करने के लिए फिर हमारी फेडरल गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी में क्या कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है टैक्स रिलैक्सेशन, और गवर्नमेंट ने इस बजट में यही किया कि जी क्राइसिस है, हम फलां सेक्टर के लिए टैक्स रिलैक्सेशन दे रहे हैं, हम एक्सपोर्टर को टैक्स रिलैक्सेशन दे रहे हैं, हम फलां रिबेट्स दे रहे हैं, हम पिछले 5 सालों की भी पेमेंट्स टैक्स की जो है
वो इंडस्ट्रियलिस्ट को क्लियर कर देंगे, फला 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 रिलैक्सेशन दे रहे हैं, प्लस इसके साथ हम न्यू टैक्स इस साल कोई नहीं लगा रहे। यानी गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी को इस तरह एडजस्ट कर रही है कि फिस्कल पॉलिसी जो है वो प्रोड्यूसर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर दे किसी तरह से। गैस का रेट हम जी इंडस्ट्री के लिए कम कर रहे हैं, फला हम कर रहे हैं, एलएनजी इस रेट पे मिल जाएगी जी, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। अब इन सारी चीजों का रिजल्ट क्या है? आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसर की कम की है, उसका नतीजा क्या निकलेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने की वजह से प्रोड्यूसर्स आउटपुट लेवल इंक्रीज करेंगे, यानी एग्रीगेट सप्लाई राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। फाइनली हम किस लेवल पे पहुंच गए हैं? प्राइस लेवल दोबारा P1 पे आ गया है। वो जो सेंट्रल बैंक की पॉलिसी की वजह से 5, 10, 8, 15% इन्फ्लेशन हुई थी, वो इन्फ्लेशन खत्म हो गई है और हम मजीद आगे, यानी आउटपुट लेवल Y1 से Y2 पे गया था और गवर्नमेंट की इस पॉलिसी की वजह से, क्योंकि प्रोड्यूसर को आपने और फेवर दे दी तो आउटपुट तो और इंक्रीज कर जाएगा, Y3 पे चला जाएगा। यानी कि अगर सेंट्रल बैंक और जो कंट्री का पार्लियामेंट या गवर्नमेंट है वो अगर कोऑर्डिनेशन से पॉलिसी मेकिंग करते हैं तो ना सिर्फ ये कि टारगेट्स को बेटर अचीव किया जा सकता है, जीडीपी ग्रोथ अगर आपने 4% सेट करना था तो आप 4.5 पे पहुंच सकते हैं। जीडीपी ग्रोथ, नेशनल इनकम लेवल, आउटपुट लेवल में इजाफा भी ज्यादा बेहतर तरीके से किया जा सकता है और मॉनेटरी या फिस्कल पॉलिसी का जो नेगेटिव इंपैक्ट है उसको फिर काउंटर किया जा सकता है दूसरी पॉलिसी से, और उस नेगेटिव इफेक्ट को अगर बिल्कुल खत्म नहीं तो कम से कम मिनिमाइज किया जा सकता है। अब ये दो ग्राफ्स का क्वेश्चन है, वैसे तो ये रेयर है कि ये दोनों इकट्ठे आ जाए, लेकिन अगर ये दोनों इकट्ठे आते हैं तो ये 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन है, एक आ जाए तो फिर ये 5 या 5 नंबर का क्वेश्चन है। आपसे वो नॉन कोऑर्डिनेशन भी पूछ सकता है, कोऑर्डिनेशन भी, तो दोनों आपके माइंड में होने चाहिए। आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि जब आप नॉन कोऑर्डिनेशन बताएंगे तो फिर आपने मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में यूज करनी है कि गवर्नमेंट ने एक्सपेंशन कर दी, सेंट्रल बैंक ने कॉन्ट्रैक्शन कर दी, कोई रिजल्ट नहीं निकला। ये सेंट्रल बैंक ने कॉन्ट्रैक्शन कर दी, गवर्नमेंट ने एक्सपेंशन कर दी, कोई फायदा नहीं हुआ। और जब आप कोऑर्डिनेशन में बताते हैं तो फिर सेंट्रल बैंक अगर एक्सपेंशन कर रहा है तो गवर्नमेंट सिर्फ उसके नेगेटिव इफेक्ट को कंट्रोल करेगी, ना वो एक्सपेंशन करेगी ना वो कॉन्ट्रैक्शन करेगी। इसी तरह से अगर गवर्नमेंट एक्सपेंशन कर रही है कि एग्रीगेट डिमांड गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है कि हमने तो जी इस साल लाजमी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करना ही करना है, डिमांड बढ़ानी ही बढ़ानी है, एग्रीगेट डिमांड ने बढ़ना है, तो फिर जो सेंट्रल बैंक है उसकी पॉलिसी सिर्फ उसका इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट इन्फ्लेशन कंट्रोल करेगी, ना वो एक्सपेंशन का सोचेगी ना वो कॉन्ट्रैक्शन का। तो दिस इज द वे कि किस तरह से कोऑर्डिनेटिंग और नॉन कोऑर्डिनेटिंग पॉलिसीज जो है वो वर्क करती हैं और किस तरह से टारगेट्स को अचीव किया जाता है। जी, आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के बारे में तो पूछ लें, अदरवाइज फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक है बैंकिंग का, प्राइवेट बैंकिंग का, इसको शुरू करते हैं। एनी क्वेश्चन आप में से किसी का? जी अबू बकर, क्या क्वेश्चन है भैया आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो सर मुझे एक बात समझ नहीं लगी कि जो सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक हमारा, वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है? गवर्नमेंट ओन्ड है लेकिन फैसला करने में आजाद है। यानी कि सर जो उसकी मतलब कि गवर्नमेंट उससे सारी मतलब कि जो भी पीछे से आती है इंस्ट्रक्शंस या पॉलिसीज वो सारी देता है, लेकिन जो फैसला करना है वो स्टेट बैंक खुद करता है। स्टेट बैंक ने ही फैसला करना है, गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट बैंक को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आएगी। स्टेट बैंक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, गवर्नर्स हैं, वो 10, 12, 15 लोग बैठेंगे, मंथली मीटिंग करेंगे, वो देखते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो वो अपनी मर्जी से पॉलिसी बनाएंगे कि इसको कैसे कंट्रोल करना है। कंट्री का पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर कोई उनको गाइडलाइन या उनको सजेशन या उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हम ये पॉलिसी बना रहे हैं, आप ये कर लें, लेकिन बाइंडिंग नहीं है। सेंट्रल बैंक अपने डिसीजन करने में आजाद है। जी सर, ठीक है, थैंक यू। ओके जी। देन नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज बैंकिंग। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी स्लाइड है, इसके बाद प्राइवेट बैंक का जो है वो 6-7 टाइप्स हैं उसको हम करेंगे। ओके, जस्ट एन इंट्रोडक्शन लेवल पे कि प्राइवेट बैंकिंग सिस्टम बेसिकली है क्या। ये 2 नंबर का ब्रीफ सा, 2-3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है जी कि प्राइवेट बैंकिंग सिस्टम क्या होता है, ब्रीफली डिस्क्राइब कर दें। Generally speaking, bank is an institution which deals basically with money. Basically, बैंक का काम जो है वो पैसे को, करेंसी को डील करना है। बैंक is considered to be an important intermediary between saver and investor. Basically, बैंक इंटरमीडियरी है।
उसके एक साइड पे सेवर है जो पैसा सेव करता है और बैंक में रखवा देता है, सेविंग अकाउंट के नाम पे रखवा दें, वट एवर एनी सेंस। और दूसरी साइड पे बॉर्वर है, इन्वेस्टर है, जिसको पैसे की जरूरत है, वो बैंक से कर्जा लेता है और इन्वेस्ट कर लेता है या कंज्यूम कर लेता है। ओके, द बैंक ड्रॉज द सरप्लस मनी फ्रॉम पीपल, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर कंजम्पशन। यानी बैंक्स बेसिकली क्या कर रहे हैं, हमारे मुल्क में जो बचते हैं कंजम्पशन के बाद, जो आमदनियों का हिस्सा बच जाता है, उसको इकट्ठा करते हैं। इट इज अ लोन टू द बैंक एंड इन रिटर्न बैंक पेज इंटरेस्ट टू द डिपॉजिटर और सेवर। ये जो पैसा पब्लिक बैंक को देगी ये फ्री नहीं है कि जी ठीक है बैंक ले जाए, बैंक इस पे कोई ना कोई उसे इंटरेस्ट ऑफर करेगा कि भाई आप पैसा मेरे पास रखवा दे, मैं सालाना आपको 8, 9, 10, 11% जो है वो इंटरेस्ट दे दूंगा। अदरवाइज तो सेवर बैंक में पैसा नहीं रखवाएगा, बैंक को पैसा ज्यादा अरसे के लिए नहीं देगा। Then next on the other side, bank give loan to the investor by using this borrowed money। अब ये जो सेवर्स से उन्होंने कर्जा लिया है सेविंग अकाउंट की शक्ल में, असल में बैंक ने कर्जा लिया है ना पब्लिक से, इस पैसे को आगे इन्वेस्टर को वो लेंड करता है। आपने अकाउंट होल्डर से एग्रीमेंट किया है हम आपको 10% देंगे, तो आप आगे इन्वेस्टर को 15% पे, 18% पे, 20 पे, 22% पे दे देते हैं कि ठीक है जी 22% इन्वेस्टर से हम लेंगे, उसमें से 10% इन्वेस्टर को चला जाएगा, 12 हमें बच जाएगा। 18% पे दे देंगे, 10 इन्वेस्टर को चला जाएगा, 8 हमें बच जाएगा। तो दिस इज द बेसिक वर्किंग। द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बैंक एंड इंटरेस्ट पेड बाय बैंक इज बैंक्स अर्निंग। जितना इंटरेस्ट उसने वसूल किया है इन्वेस्टर से और जितना उसने सेवर को पे करना है, उसका जो डिफरेंस है वही बैंक की आमदन या कमाई है। ओके, दिस इज हाउ बेसिक बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स। बेसिकली बैंक्स का काम इकोनॉमी में ये है। ओके, ये तो था जस्ट 2-3 नंबर का इंट्रोडक्शन कि बैंकिंग सिस्टम क्या है। अब जरा प्रॉपर क्वेश्चन की तरफ आ जाए। टाइप्स ऑफ बैंक्स, हमारी इकोनॉमी में बैंक्स की कितनी टाइप्स हैं? कमर्शियल बैंक्स, या आप कह लें कमर्शियल नहीं, बेसिकली प्राइवेट बैंक्स जो हैं। एक तो सेंट्रल बैंक था, वो तो हमने इन डिटेल डिस्कस कर लिया जी। हर कंट्री का कोई ना कोई सेंट्रल बैंक होता है, जैसे पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उसके हमने फंक्शंस डिस्कस कर लिए। प्रिंसिंग ऑफ करेंसी करना, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, इंटरेस्ट रेट पॉलिसी बनाना, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर टू द बैंक्स, बाकी सारे काम हमने उसके फंक्शन डिस्कस कर लिए। अब हमारे जो प्राइवेट बैंक्स हैं या अदर बैंक्स हैं, प्राइवेट भी लाजमी नहीं है, इसमें कोई और गवर्नमेंट बैंक भी हो सकता है, लेकिन सेंट्रल बैंक के अलावा जितने भी बैंक हो सकते हैं उन सबको हम यहां पे डिस्कस करते हैं। वो प्राइवेट भी हो सकते हैं, गवर्नमेंटल भी हो सकते हैं। ओके जी, कमर्शियल बैंक्स और रिटेल बैंक सबसे पहली कैटेगरी। ये मैं साथ साथ छोटी छोटी एग्जांपल देता जाऊंगा। पर्पस ये होता है कि वो आपसे कहते हैं जी टाइप्स ऑफ बैंक एक्सप्लेन कर दें। हर टाइप को आपने 3 से 4 लाइनों में एक्सप्लेन करना होता है। 5 नंबर हैं तो 5 टाइप एक्सप्लेन कर दें, 6 हैं तो 6 एक्सप्लेन कर दें। पहली टाइप है जी कमर्शियल बैंक्स, या इनको रिटेल बैंक्स भी कहा जाता है। कॉमनली हम जिन बैंक्स को जानते हैं मार्केट में, वो ज्यादातर बैंक्स कमर्शियल होते हैं। मतलब पाकिस्तान में HBL, अलाइड बैंक, UBL, MCB, ये सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स हैं। इसी तरह से और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। तो अब देखें कमर्शियल बैंक क्या काम करता है। कमर्शियल बैंक लोगों के अकाउंट भी खोलेगा, कमर्शियल बैंक लोगों के चेक भी एक दूसरे के अगेंस्ट वसूल करेगा, कमर्शियल बैंक बिल पेमेंट्स भी लेगा, कमर्शियल बैंक डिमांड ड्राफ्ट्स भी बनाएगा, फीसें भी जमा करेगा, मनी ट्रांसफर भी करेगा, लॉकर ऑप्शन भी देगा कि अपनी कीमती अशिया आप बैंक में रखवा जाएं, आप डिमांड अकाउंट ओपन करवा लें, आप सेविंग अकाउंट। यानी कमर्शियल बैंक तकरीबन बैंकिंग सेक्टर की तमाम सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसको हम रिटेल बैंक भी कहते हैं, कमर्शियल बैंक भी कहते हैं। ओके जी, ये फर्स्ट टाइप। अब जरा बाकी समझते जाएं। ये कमर्शियल बैंक तो तकरीबन आप सबको पता होता है कॉमनली, लेकिन बाकी टाइप्स में से अक्सर आपने सुनी है, अक्सर नहीं सुनी, और जिनके नाम सुने भी हुए हैं उनका आपको एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि ये बैंक क्या काम करते हैं। नेक्स्ट है जी स्पेशलाइज्ड बैंक, मसलन एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल बैंक। पाकिस्तान में इस कैटेगरी में एक बैंक है ZTBL, ज़रई तरक्याती बैंक लिमिटेड। ये स्पेशलाइज्ड बैंक है, प्राइवेट बैंक नहीं है। सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बनाया हुआ है खुद, यानी ज़रई तरक्याती बैंक के पास पब्लिक का पैसा नहीं आता। सेंट्रल बैंक ने खुद बनाया है, पूरे मुल्क में 10, 15, 20, 25, 50, 100 जितनी भी ब्रांचेस हैं सेंट्रल बैंक ने बनाई हैं। सेंट्रल बैंक हर साल 100, 150, 200 अरब रुपया ZTBL को देता है। ZTBL वो पैसा किस काम में इस्तेमाल करता है? पूरे मुल्क में उस पैसे से सिर्फ ज़रई शोबे की तरक्की के लिए कर्जे दिए जाएंगे। किसान को फर्टिलाइजर खरीदना है, पैसा ले लें, ट्रैक्टर खरीदना है, ZTBL से लोन ले लें, सस्ते कर्जे, लो इंटरेस्ट रेट पे। यानी अगर आम
बैंक से आपको 15% पे मिल रहा है तो ZTBL 4% पे दे देगा। आम बैंक से आपको 20% पे मिल रहा है, ZTBL आपको शायद 4% 5% पे दे दे। तो स्पेशलाइज्ड बैंक्स भी काम करते हैं पाकिस्तान में। उसकी एक एग्जांपल ZTBL, एक एग्जांपल इंडस्ट्री की होती थी पिकिक, अब मुझे आइडिया नहीं है कि वो अब है या नहीं। PICIC पिकिक बैंक होता था, वो भी स्पेशलाइज्ड बैंक था, बट वो फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पज था। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स पाकिस्तान में कंपैरेटिवली कम है। ये दो लेवल पे काम करते हैं। एक बहुत छोटा लेवल है देहाती इलाके में कि दो चार छोटे देहात के लोग मिलके एक बैंक रजिस्टर कर लेते हैं कि यार हम कमर्शियल बैंक से कर्जा लेने जाते हैं तो हमें जो है वो उसमें मुश्किल आती है, हम ऐसे करते हैं, ये 5 देहात हैं, 2 देहात हैं, 4 देहात हैं, हम आपस में मिलकर एक छोटा सा बैंक बना लेते हैं, हमारे लोगों की बचतें उसमें जाएंगी, जिसने कर्जा लेना है वो इसी बैंक से कम इंटरेस्ट रेट पे ले ले, इसी में पैसे वापस कर दे। ये हमारा इमदादे बाहमी का कोऑपरेटिव बैंक होगा, एक दूसरे की मदद के लिए बनाया है, पैसा कमाने के लिए नहीं बनाया। ऐसा बैंक आपको इंग्लैंड में, अमेरिका में बहुत नजर आएंगे। जैसे पाकिस्तान में यूनियन काउंसिल्स हैं, लोकल लेवल पे 4 यूनियन काउंसिल्स के लोग मिलके कोई बैंक रजिस्टर करवा लें, उसके फिर रूल्स एंड रेगुलेशन डिफरेंट होते हैं, वो कमर्शियल बैंक की तरह काम नहीं कर सकता। वो कोऑपरेटिव बैंक है, एक दूसरे की हेल्प के लिए बनाया गया है। ओके, ये बैंक्स भी हैं पाकिस्तान में। इंडस्ट्री में एटलस बैंक काम इस तरह इस कैटेगरी में काम करता है। एटलस बैंक असल में ये जो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, गाड़ियां और बाइक्स बनाने वाली, वो होंडा वालों का इनिशिएटिव है, उन्होंने एटलस बैंक के नाम से बनाया हुआ है। वो म्यूचुअल हेल्प के लिए एक दूसरे की बोरिंग लैंडिंग और उसमें यूज करते हैं। अब शायद एटलस बैंक कमर्शियल हो जाए, सुना था मैंने कि वो अपनी ब्रांचेस ओपन कर रहे हैं कमर्शियल बैंक्स की तरह, उन्होंने कमर्शियल बैंकिंग का लाइसेंस भी लिया है। बट एवर खैर, फिलहाल ये एग्जाम्पल है। ओके, देन इन्वेस्टमेंट बैंक। ये बैंक आपको आमतौर पे मार्केट में इनके ऑफिस नजर नहीं आएंगे। इनका कोई सिर्फ एक आध ऑफिस, हेड ऑफिस होगा, शायद कोई कराची में एक हो, शायद इस्लामाबाद में या लाहौर में एक आध ऑफिस हो, 2-3 मेन बड़े शहरों के अलावा इनके ऑफिस नहीं होते। ये अगेन पब्लिक डीलिंग नहीं करते, इनका कोई काम नहीं है अकाउंट ओपन करना, पैसे ट्रांसफर करना, ऐसा कोई काम जो कमर्शियल बैंक करते हैं ये नहीं करते। ये क्या करते हैं, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इनमें से एक आरिफ हबीब ग्रुप है, ये AKD ग्रुप है, अपील क्रीम डीडी के नाम से, KASV ग्रुप है, अक्सर इसमें से ब्रोकरेज हाउसेज में है। आप लोगों ने अगर ये पोर्टफोलियोज और शेयर्स और ये चीजें स्टडी की हैं किसी सब्जेक्ट में, तो आपको पता होगा प्राइमरी मार्केट है और सेकेंडरी मार्केट है। जो IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है और थ्रू सम इन्वेस्टमेंट बैंक होती है, वो इन्वेस्टमेंट बैंक है ये। यानी कि ये टेक्निकली बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में, बड़ी बड़ी फर्म्स को शेयर लॉन्च करने में, इनिशियल इन्वेस्टमेंट करने में, उस लेवल पे ये डीलिंग करते हैं। इनका मकसद इन्वेस्टमेंट्स करना है, शेयर्स को सेकेंडरी मार्केट्स में लाना, बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना, इस तरह के काम है। ये पब्लिक डीलिंग नहीं करते, इनको इन्वेस्टमेंट्स बैंक कहा जाता है। बाज औकात ये कुछ म्यूचुअल फंड मिलकर बना लेते हैं, बाज औकात 2-3 बैंक ही मिलके एक इन्वेस्टमेंट बैंक रजिस्टर्ड कर लेते हैं। ओके, देन एक्सचेंज बैंक्स हैं। किसी भी कंट्री में जितने भी मनी चेंजर्स हैं, जिस तरह यहाँ पे आपको मनी ग्राम नजर आएगा, और कई तरह ये यूनियन है के नाम से है, और कई तरह के नेम हैं, जितने मनी चेंजर्स हैं, मनी ट्रांसफर का काम भी करते हैं, मनी चेंजिंग का काम भी। और कमर्शियल बैंक्स में भी आपको, क्योंकि कमर्शियल बैंक तो तकरीबन सारे ही काम करता है ना, तो कमर्शियल बैंक्स में भी आपको किसी किसी बैंक में काउंटर नजर आएंगे करेंसी एक्सचेंज के। मसलन आपने उम्रा करने हज पे सऊदी अरब जाना है, आप कहते हैं जी मुझे वहां रियाल चाहिए, आप या मनी चेंजर के पास जाते हैं, उसे पाकिस्तानी रुपी देते हैं, रियाल या डॉलर ले लेते हैं, या किसी कमर्शियल बैंक में जहां ऑप्शन हो, क्योंकि कमर्शियल बैंक सारे ऑफर नहीं करते। तो ये जो करेंसी एक्सचेंज और ट्रांसफर का काम करते हैं, इनको एक्सचेंज बैंक्स कहा जाता है। देन मॉर्गेज बैंक है पाकिस्तान में, तो फिलहाल इसकी सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, HBFC, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ऐसा बैंक जो सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए कर्जे देगा, और कंस्ट्रक्शन भी आमतौर पे डोमेस्टिक नीड की ज्यादा होगी, या छोटे कमर्शियल लेवल की, बड़े कमर्शियल लेवल की नहीं होगी। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये एक एग्जांपल है पाकिस्तान में मॉर्गेज बैंक की। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्योंकि हाउसिंग के लिए प्रायोरिटीज शो की हैं, तो शायद आपको अगले 1-2 महीने, 4 महीने में नजर आए कि प्राइवेट बैंक्स भी मॉर्गेज लोन देने शुरू कर दें। कमर्शियल बैंक्स जो हैं, अगर कमर्शियल बैंक्स उतने लोन नहीं देते जितना गवर्नमेंट का टारगेट है, तो मे भी सेंट्रल बैंक एक स्पेशलाइज्ड बैंक ही बना दे ZTBL की तरह, कि ये है जी हमारा बैंक, इसमें हम पैसा डालेंगे, यहां से जिसने कर्जा लेना है घरों की कंस्ट्रक्शन के लिए ले ले। तो ये ऑप्शन भी यूज किया जा सकता है। तो ऐसे बैंक्स जो सिर्फ घरों की कंस्ट्रक्शन के लिए, और आमतौर पर ये इंटरेस्ट रेट मार्केट इंटरेस्ट रेट से काफी कम होता है, सस्ते कर्जे होते हैं, इन बैंक्स को मॉर्गेज बैंक्स कहा जाता है। देन इसके बाद है फिर सेविंग बैंक्स। हाफिज अतीक बच्चे 2 मिनट बस ये कंप्लीट करूं मैं टॉपिक, फिर आपका क्वेश्चन लेता हूं।
ओके, सेविंग बैंक्स हैं। इसके बाद मसलन हमने पहले भी एक दो दफा वर्ड यूज किया, ये नेशनल सेविंग सेंटर्स हैं, कौमी मरकज़े बचत का आपने अक्सर बोर्ड देखा होगा, एक इनका ऑफिस जीसी यूनिवर्सिटी के पास है, एक पीपल्स कॉलोनी में है कहीं। पूरे पाकिस्तान एक और बैंक होता था नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, एनआईटी होता था, अब एनआईबी हो गया है। ये शायद पहले एनआईबी था, नेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक, और अब एनआईटी हो गया है। खैर, ये दोनों जो है ये सेविंग बैंक्स हैं। इनका काम क्या है, पूरे मुल्क के गवर्नमेंट के बिहाफ पे बचतें इकट्ठी करना। ये और कोई पब्लिक डीलिंग नहीं करेंगे, अकाउंट नहीं खोलेंगे। गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स बेचने हैं, नेशनल जो है वो इनके थ्रू बेचे जाएंगे, कौमी मरकज़े बचत के थ्रू, और इसी तरह से फिर बाकी सेटअप जो है। तो ये हमारे पास जो है टाइप्स ऑफ बैंक्स हैं, मेन कैटेगरीज हैं जी। अब बताएं भैया आप में से किसका, जी अतीक क्या क्वेश्चन है भैया आपका? एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये सेविंग वाले में एनआईटी बैंक है, अब जो सा नेम है ना हाँ, एनआईटी है। मुझे वो और सर थी ये कि क्वेश्चन था कि पहले था शायद। जी बोलें। यस सर। तो सर ये एक क्वेश्चन था, जो सा एक्सचेंज हम मनी करवाते हैं ये बैंक डायरेक्ट नहीं करेगा? बैंक डायरेक्ट ही करता है, जिन कमर्शियल बैंक्स में काउंटर मौजूद हैं वो डायरेक्ट कर देते हैं। सर नहीं, स्टेट बैंक? नहीं, स्टेट बैंक तो पब्लिक डीलिंग ही नहीं करता। हमने क्या कहा, हमने तो कहा सेंट्रल बैंक, आप स्टेट बैंक से करेंसी चेंज करवा के लाते हैं। सेंट्रल बैंक मनी के फ्लो को कंट्रोल करता है, यानी कमर्शियल बैंक को और इस मनी चेंजर को डॉलर देता कौन है मंथली बेसिस पे, वो सेंट्रल बैंक के पास ही रिजर्व है। क्योंकि बाहर से जितनी पेमेंट डॉलर में आती है वो तो सेंट्रल बैंक के अकाउंट में आती है ना, डायरेक्ट तो आप रिसीव नहीं कर सकते। तो सेंट्रल बैंक ने मनी की अमाउंट को, डॉलर्स की अमाउंट को कंट्रोल किया हुआ है, वो मंथली इसका फ्लो कंट्रोल करते हैं। वो मनी चेंजर्स को कम पैसा देंगे, कम डॉलर देंगे तो मार्केट में कम हो जाएगा, ज्यादा देंगे ज्यादा हो जाएगा। यानी एक तरह से आप समझ लें ये मनी चेंजर्स और कमर्शियल बैंक सिर्फ विंडो हैं, एक्चुअली जो रिजर्व है वो सेंट्रल बैंक कंट्रोल कर रहा है। और सर एक और आप कहते हैं कि पब्लिक डीलिंग नहीं करता स्टेट बैंक, लेकिन सर सम टाइम अगर हमने करेंसी वगैरह लेनी हो, लोकल करेंसी, तो हम स्टेट बैंक से न्यू करेंसी लेने जाते हैं। वो तो देखिए पाकिस्तान में थोड़ा, मैं बताता हूँ, पाकिस्तान में थोड़ा सा स्पेशल सिनारियो इस वजह से है कि यहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज, अभी हमारा कमर्शियल सेटअप, बैंकिंग सेटअप उतना स्ट्रांग नहीं है। इस वजह से टेम्परेरीली जो सेंट्रल बैंक है वो कुछ सर्विसेज दे रहा था। अब देखें 3 साल से तो सेंट्रल बैंक ने न्यू करेंसी नोट देने भी बंद कर दिए। अब कहां से आते हैं, आप कमर्शियल बैंक के थ्रू नहीं आते, आप घर बैठे मैसेज करते हैं, आप रिसीव कर लेते हैं, कमर्शियल बैंक से जाकर ले लेते हैं। तो वो मजबूरन आप कह लें कि छोटा सा सिनारियो एक सेंट्रल बैंक ने बनाया हुआ था फैसिलिटेशन के लिए, अदरवाइज वो उसकी मेन एक्टिविटीज में नहीं है। और जहां जहां कमर्शियल बैंक की कैपेसिटी बनती जा रही है, वो इस तरह की पब्लिक डीलिंग जो थोड़ी बहुत है वो भी खत्म करता जा रहा है। यस ओके जी। और भाई किसी का कोई क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन, कोई चीज पूछना चाहते हो?